अगली सुबह राजशेखर और उसके साथियों के साथ ट्रेनिंग के नाम पर 3-4 घंटे जाया करने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गया। मैं गुस्ल के बाद नया लिबास जेबतन करके बाहर आया तो दुर्गादास दस्तरखान सजा चुका था। मैंने इसरार करके उसे अपने साथ नाश्ते में शरीक कर लिया। वो काफी शगुफ्ता मूड में था। मैंने कहा, रात को नींद तो ठीक आ गई थी ना दुर्गा भैया? पीने की वजह से मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा था। वक्त पर जागने की आदत न होती तो अभी तक पड़ा सो रहा होता। दुर्गादास ने कहा, बहुत अच्छी नींद आई सुप्रू भैया। यूं लगा जैसे सर्दियों का मौसम आ गया हो। सुबह उठने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मैंने कहा, बस तो फिर जब तक प्रदीप सेन जी वापस नहीं आते तुम यहीं मेरे पास सोगे? दुर्गादास ने कहा, जो हुक्म सुप्रू जी। बस किसी तरह मशीन की ठंडक कुछ कम हो जाए तो अच्छा है। मुझे अच्छी खासी सर्दी लग रही थी। मैंने कहा, वो कोई मसला नहीं, आज आपको ज्यादा ठंडक महसूस नहीं होगी। अच्छा, मैं शिवम लंगेश्वर मंदिर में पूजा के लिए गोटी की तरफ जा रहा हूँ, शायद शाम तक वापसी होगी। कुछ मंगवाना तो नहीं है? दुर्गादास ने जवाब में नफी में सर हिलाया। बोला, बस ये बताते जाएं कि शाम को क्या खाना पसंद करेंगे ताकि मैं एहतमाम कर लूं। मैंने कहा, दाल चावल के साथ अचारी मिर्चें बना लेना दुर्गा भैया, मजा आ जाएगा। रात को सोने से पहले पीने का दौर चलाएंगे। उसके लिए ताजा मसालेदार मूंगफली, नमकीन काजू और तले हुए मटर वगैरह मैं गोटी से ले आऊंगा। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया और इंतहाई मजेदार खाना बनाने का वादा किया। मैंने गाड़ी सुनीता भवन के मरकजी फाटक की तरफ बढ़ाई। इस मर्तबा मैंने वहां तैनात पहरेदारों को पहचान लिया। वो ज़ेरे तरबियत कारिंदों में से ही थे। मैंने उनके गर्म जोश खैर मकदम का जवाब दिया और बाहर निकल आया। मैंने कोठी की तरफ जाने वाली खुसूसी सड़क का इंतखाब किया। जाहिर है मुझे मंदिर पूजा से क्या लेना देना था। मैं तो गुज़श्ता रात जैसी बेबसी और बेजारी की सूरत हाल से बचने का बंदोबस्त करने की जुस्तजू में सुनीता भवन से निकला था। मेरे पास किसी भी शख्स को रात भर के लिए बेहोशी जैसी गहरी नींद सुला देने वाला सफूफ खत्म हो चुका था और गुज़श्ता बार गोटी के बाजार में खासा भटकने के बावजूद मैं उसे किसी भी जड़ी बूटी बेचने वाले के पास तलाश करने में नाकाम रहा था। वो सफूफ गुज़श्ता रात मेरे पास होता तो मैं किसी न किसी तरह उसे दुर्गादास को खिला पिला कर बेसुध कर देता और फिर उसकी जेब से कुंजियों का गुच्छा निकाल कर सीधा दूसरी मंजिल पर पहुंच जाता। मैं आज रात पहले से बंदोबस्त करके रखना चाहता था, जबकि मुझे बाद में भी उस ख्वाबावर सफूफ की जरूरत पड़ सकती थी। गोटी के पिछले दौरे में मुझे एक पिंसारी ने 1-2 रोज के बाद पता करने का कहा था। मैंने सोच लिया था कि आज वो सफूफ ढूंढ कर ही वापस लौटूंगा। गोटी शहर के बाजार में पहुंचकर मैंने अपनी गाड़ी एक तरफ खड़ी की और सीधा उसी पिंसारी की दुकान का रुख किया। मुझ पर नजर पड़ते ही उसे गुज़श्ता बार मेरी आमद का मकसद याद आ गया। उसने मेरा खैर मकदम करते हुए मनहूस खबर सुनाई कि मेरी मतलूबा चीज अभी तक दस्तयाब नहीं हो सकी, हो सकता है 1-2 दिन बाद मिल जाए। मैंने अपनी मायूसी छुपाते हुए कहा, अच्छा ये बताइए कि क्या कहीं किसी करीबी शहर या कस्बे में उसकी दस्तयाबी का इम्कान है? उसने टूटी फूटी हिंदी में कहा, मैं यकीन से नहीं कह सकता सरकार। आपको अभी जरूरत है तो जाकर पीपली कस्बे में पता कर लें। अपनी गाड़ी है तो धूने भी जा सकते हैं। काफी बड़ा शहर है जो यहाँ से बड़ी सड़क पर 26-27 मील के फासले पर है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और अपनी गाड़ी मरकजी शाहरा पर ले आया। निस्फ घंटे के बाद मैं पीपली के अच्छे खासे बारौनक कस्बे के बाजार में धक्के खा रहा था, लेकिन वहाँ मौजूद दोनों ही पिंसारियों ने माजरत कर ली। मैं कश्मकश में था कि अपने ठिकाने पर वापस चला जाऊं कि धूने शहर का रुख करूं। तभी अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने खुद को सरजनिश की कि ये बिल्कुल सामने की बात मैंने पहले क्यों न सोची। मैंने कस्बे के बाजार का एक चक्कर लगाया और फिर अंग्रेजी दवाओं के एक बड़े स्टोर के सामने गाड़ी रोक दी। बड़ी तमकीनत के साथ उतरकर नपे तुले कदमों से दुकान के अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर काउंटर के पीछे स्टूल पर काहिली के आलम में बराजमान उधेड़ उमर शख्स उठा और प्रणाम करते हुए मेरे सामने आन खड़ा हुआ। मैंने अपने लहजे में दुनिया जहान का रोब और दबदबा भरते हुए अंग्रेजी में कहा, मैं डॉक्टर निर्मल राज हूँ। क्या मुझे आपके मेडिकल स्टोर से क्लोरोफॉर्म या ईथर दस्तयाब हो सकता है? मुझे एक मेडिकल प्रोसीजर के लिए दरकार है। मैंने देखा कि मेरी बात सुनकर वो शख्स वाज़े तौर पर चौंका है। उसने सवालिया लहजे में दोहराया, क्लोरोफॉर्म और ईथर? मैंने उसी तहक्कुमाना लहजे में कहा, हाँ यही दोनों। अगर क्लोरोफॉर्म हो तो मुझे 60 मिलीलीटर और ईथर हो तो 80 मिलीलीटर मिकदार दरकार है। आपके पास इनमें से कौन सी दवा है? आपको मेरी बात पूरी तरह समझ तो आ रही है ना? वो कुछ जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपना इरादा तर्क कर दिया और सीधा सामने वाक़े एक छोटे से कमरे में चला गया। मुझे उसकी ये हरकत अजीब लगी, ताहम वो कुछ ही देर में वापस लौट आया और कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, प्लीज गो। मैं काउंटर के पहलू में मौजूद रास्ते से कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। सामने कमरे के निस्फ हिस्से पर मुहीत मेज के अकब में लगभग 60 साल का एक गहरी सांवली रंगत वाला शख्स बराजमान था। उसने अपनी पेशानी पर गेरुए सुर्ख और सफेद रंग की 3 उमूदी लकीरों वाला कशका खींच रखा था।
उसने बगौर मेरा जायजा लिया और फिर सरसरी से अंदाज में प्रणाम करते हुए खरी अंग्रेजी में कहा, आपने सेल्समैन को अपना नाम क्या बताया है डॉक्टर साहब? मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा, मैं डॉक्टर निर्मल राज हूँ और मेरा ताल्लुक दिल्ली से है। मैं डेंटल फिजिशियन और सर्जन हूँ और इन दिनों कर्नाटका के अपने सालाना दौरे से फारिग होकर हैदराबाद जा रहा हूँ। रास्ते में एक छोटे से हादसे के नतीजे में मेरा क्लोरोफॉर्म का स्टॉक जाया हो गया है और अभी मुझे जाने कितनी डेंटल सर्जरीज करनी पड़ेंगी। आपके पास क्लोरोफॉर्म या ईथर मौजूद तो है ना? वो चंद लम्हों तक बेतासुर नजरों से मुझे घूरता रहा, हल्का सा चौंक कर बोला, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन माफ कीजिएगा, इसके लिए आपको अपने ऑफिशियल लेटर पैड पर रिक्वेस्ट पेश करनी होगी। हमें वो रिक्वेस्ट इलाके के थाने में पेश करना होती है। दरअसल इन इलाकों में मुसाफिरों को ये नशा आवर दवाएं सुंघा कर लूटने की वारदातें बहुत बढ़ गई थीं, इसलिए पुलिस के महकमे ने इनकी खुली फरोख्त पर पाबंदी लगा रखी है। ये सुनकर मुझे हल्का सा झटका लगा, गोया ये शख्स मुझे शक की नजर से देख रहा है। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, ओहो, लेटर पैड तो इस वक्त मेरे साथ नहीं है, चलो मैं आगे किसी शहर से ये दवाएं ले लूंगा, मगर मुझे खुशी है कि यहाँ की पुलिस शहरियों को नौसरबाजों से बचाने के लिए मुस्तैदी से काम कर रही है। उसने जवाब में बेनियाजी से सर हिलाने पर इक्तिफा किया। अलबत्ता उस खुर्रांट बुढ़े की नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। मुझे इस तरह महसूस हो रहा था, लिहाजा मैं मजीद वहां न रुका। गाड़ी में बैठते हुए मुझे लगा कि गहरी नजरों से जायजा लेने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गाड़ी एन मेडिकल स्टोर के सामने खड़ी करने के फैसले पर अब मैं पछता रहा था। गोटी की तरफ वापसी के सफर पर मैंने ये नाखुशगवार तजुर्बा जहन से झटकना चाहा। शायद अदम तहफ्फुज का ये एहसास मेरी एहतियात पसंदी का नतीजा है या मेरे दिल का चोर मुझे घबराहट में मुब्तला कर रहा है। ताहम मुझे दोबारा चौकन्ना करने के लिए ये वाकया जरूरी भी था। मैं बेहोश करने की अंग्रेजी दवा हासिल करने में तो नाकाम हो गया था, लेकिन मसला ये था कि मैं आज की रात भी जाया करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं गोटी और पीपली में अपनी कोशिशों में नाकाम हो चुका था। ताहम मुझे दुर्गादास को मुनासिब वक्फे तक के लिए होशो हवास से बेगाना करने का कोई काबिल एतमाद जरिया बहरहाल ढूंढना था। मैंने गोटी शहर में रुके बगैर सीधा निकल जाना चाहा, लेकिन बाजार से गुजरते हुए मुझे अचानक एक ख्याल आया और मैंने एक नए अंदाज में किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया। मैंने गाड़ी एक तरफ खड़ी की और एक ऐसे पिंसार खाने पर जा पहुंचा जहां से मैंने सबसे पहले अपनी मतलूबा बूटी का पता किया था। उस मौके पर उम्र रसीदा पिंसारी कई गाहकों में घिरा हुआ था और मुझे यकीन था कि उसने मेरी शक्ल गौर से नहीं देखी थी। अलबत्ता इस मर्तबा वो मुझे तन्हा बैठा एक छाजनुमा आले में बाजरे से मिलते जुलते कोई बीजों से कचरा साफ करता नजर आया। मैंने निहायत न्याज़मंदाना अंदाज में उसे प्रणाम किया। छाज एक तरफ रखकर उसने गर्मजोशी से मेरे प्रणाम का जवाब दिया। ताहम मुझे ताहाल तस्दीक दरकार थी कि वो हिंदी यानी उर्दू समझ सकता है या नहीं। लिहाजा मैंने कहा, वेद महाराज जी, मेरा नाम यशराज है और मुझे कई हफ्तों से नींद न आने की शिकायत है। कोई ऐसी जादुई जड़ी बूटी दे कि बेसुध होकर सो जाऊं। मैंने उसके चेहरे पर गहरी दिलचस्पी उमड़ती महसूस की। इसका मतलब मैंने ये लिया कि वो मेरी बात का एक एक लफ्ज बखुशी समझ गया है। वो साफ सुथरी हिंदी में बोला तो मेरे अंदाजे की तस्दीक भी हो गई। उसने कहा, ओहो, नींद न आना तो बहुत परेशान कुन मसला है। आप ये बताएं कि किसी फिक्र या परेशानी की वजह से तो आपकी नींद नहीं उड़ गई? मैंने कहा, जी नहीं, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। इस पर उसने खाना हजम होने का पूछा, फिर अचानक बोला, मेरा ख्याल है आप आसाबी कमजोरी में मुब्तला हो। मैं आपको जट्टा मानसी का सुफूफ दे रहा हूँ। 2 चुटकी सादा पानी या दूध में मिलाकर या कहवा बनाकर पी लें। आप रात भर गहरी नींद सोएंगे और सुबह हशाश बशाश उठेंगे। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, जबरदस्त। मैं तो इतनी गहरी नींद सोना चाहता हूँ कि पास ढोल बजाने पर भी मेरी आंख न खुले। मेरी बात सुनकर वो हंसा, बोला, 3 चुटकी पी लें, मसला हल हो जाएगा, मगर ये एहतियात रखना कि इसके साथ शराब नहीं पीना, वरना ढोल बजना तो क्या, पानी की बाल्टी सर पर उलटने से भी आंख नहीं खुलेगी। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन मैंने बेनियाजी से कहा, शराब को तो मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा, आप ऐसा करें कि इस दवा, क्या नाम बताया? हाँ, जट्टा मानसी की अच्छी खासी मिकदार मुझे दे दें, औरों के भी काम आ जाएगी, और उसके दाम बता दें। पिंसारी से जट्टा मानसी के सुफूफ की पुड़िया कब्जे में करने के बाद मैंने खाने के लिए कुछ नमकीन अशिया और खुश्क मेवे वगैरह खरीदे। कुछ ही देर के बाद मैं फरहां और शादा सुनीता भवन की तरफ रवां दवा था। ये तरकीब पहले जहन में आ जाती तो इतने धक्के न खाने पड़ते और न ही उस खुर्रांट मेडिकल स्टोर वाले की शक भरी नजरों का निशाना बनना पड़ता। मैं अपने ठिकाने पर पहुंचा तो अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था और चंदू भी कारिंदों को खाना पहुंचाकर वापस आ चुका था और अब अपने घर रवानगी की तैयारी कर रहा था। उसने गर्मजोशी से मेरा खैर मकदम किया और जवाब में 10 रुपए कमाए। जट्टा मानसी की पुड़िया से कुछ सुफूफ अलग करके एक और छोटी पुड़िया बनाने और बड़ी पुड़िया को छुपाने के बाद मैं सीधा बावर्ची खाने में जा पहुंचा, जहां दुर्गादास मेरे लिए रात का खाना तैयार कर रहा था।
میں نے गर्म जोशी से कहा, और कितनी देर लगेगी दुर्गा भैया? भूख तंग करने लगी है, जल्दी से लेकर पहुंचो, उसके बाद रात तक महफिल जमाएंगे। उसने खुशगवार लहजे में कहा, बस चावल दम पर लगाना और दाल को भंगार देना बाकी है सुप्रो जी, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, तब तक अचारी मिर्च और कचूमर भी तैयार हो जाएगा। मैंने कहा, ओहो, तुमने मेरी भूख और भी भड़का दी, चलो मैं इतनी देर में पीने की महफिल की तैयारी करता हूँ। दुर्गादास ने हिर्स भरे लहजे में कहा, कल रात तो मैंने सुबह ना उठ पाने के डर से बहुत थोड़ी पी थी, आज मैंने सारे काम निपटा लिए हैं और नाश्ते के लिए भी तैयारी करवा दी है। मेरी आंख न भी खुली तो चंदू संभाल लेगा, आज मैं जी भर के पीऊंगा। मुझे पता था कि दुर्गादास झूठ बोल रहा है। गुज़श्ता रात उसने इसलिए कम पी थी कि उसे राय अहमद अली मरहूम की बेटियों को चोरी छुपे खाना पहुंचाने के लिए ऊपरी मंजिल पर जाना था, जिसका अहवाल मैं देख चुका था। अब उसकी बातों से वाज़ेह था कि वो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर पहले ही ये काम कर चुका है। मुझे बहरहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने कहा, बस तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने हाथ से ऐसी कॉकटेल बनाकर पिलाऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। ये अलग अलग तरह की शराबों या फलों के रस वगैरह को मिलाकर बनाया गया मुनफरिद मशरूब होता है। मुझे कई तरह की कॉकटेल बनानी आती है, शराबों को मिलाने से उनका नशा तेज हो जाता है। दुर्गादास ने खुश होकर कहा, वाह सुप्रो जी, फिर तो मजा आ जाएगा, आप तो कमाल के इंसान हैं। मैंने भी आज इतने मजे का खाना बनाया है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैंने कहा, बस तुम जल्दी से ले आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कमरे में वापस पहुंचने के बाद मैंने शराब की एक खास बोतल में जट्टा मानसी के सुफूफ की अच्छी खासी मिकदार शामिल की और उसे बाकी बोतलों के साथ शेल्फ में वापस रख दिया। कुछ देर के बाद दुर्गादास ने दस्तरखान सजा दिया। उसने वाकई बहुत ही लज्जत से भरपूर खाना बनाया था। मैंने उसकी तबाखी की महारत और हाथ के जायके की दिल खोल कर तारीफ की। खाने के बर्तन समेट कर बावर्ची खाने में पहुंचाने के कुछ देर के बाद दुर्गादास वापस पहुंचा तो मैं शराब पीने की तैयारी कर चुका था और मैंने कई तरह की शराबें सोडे के साथ मेज पर सजा दी थी। मैंने अपनी सरसरी सी मालूमात के मुताबिक पहले 2 अलग अलग शराबों की आमेजिश से एक कॉकटेल बनाई और दुर्गादास के साथ मिलकर मजे लेने का नाटक करते हुए जाम खाली किया। पता नहीं दुर्गादास को वाकई मशरूब अच्छा लगा था या महज मेरी खुशनुदी की खातिर वो पहले ही घूंट से कॉकटेल के जायके की तारीफ करने लगा। मैंने बज़ाहिर बतौर साकी अपनी महारत के एतराफ पर खुश होकर 2 मुख्तलिफ शराबों के मिलाप से 2 जाम बनाए। इस मर्तबा भी दुर्गादास ने पहली ही चुस्की से मुझ पर तारीफ के डोंगरे बरसाने शुरू कर दिए। वो शायद वाकई भरपूर अंदाज में लुत्फानंदोज हो रहा था। मेरे काम दिखाने का वक्त हो चुका था और दूसरा जाम खाली होने के बाद मैंने थोड़ा झूमते हुए कहा, मुझे तो चढ़ने लगी है दुर्गा भैया, तीसरा जाम पीते पीते बत्ती गुल हो जाएगी, इसलिए मैं तो अपने लिए वोडका का बस आधा जाम बनाऊंगा। तुम्हारा दिल नहीं भरा तो एक और नई तरह की कॉकटेल बना देता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने ऐन मेरी तवक्को के मुताबिक कहा, जरूर बनाओ सुप्रो भैया, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। पीते पीते नॉकआउट होने से ज्यादा अच्छी नींद कौन सी हो सकती है। मैंने कहा, जो तुम्हारी मर्जी। मैंने अपने लिए रूसी शराब के चंद घूंट जाम में डाले, फिर सोडे में जट्टामानसी वाली शराब और विस्की मिलाकर एक जाम बना दिया। लो दुर्गादास भैया, अब और पीने को दिल चाहे तो खुद कॉकटेल बना लेना, मेरी तो आंखें भारी हो रही हैं। मैंने जाम खाली करने में ज्यादा देर न लगाई और फिर बिस्तर पर लेट गया। दुर्गादास चुस्कियां भरते हुए मुझसे बातें कर रहा था। मैं पहले हूँ हाँ में जवाब देता रहा और फिर आंखें मूंद कर खामोशी इख्तियार कर ली। मुझे अंदाजा नहीं था कि जट्टामानसी के असर दिखाने में कितनी देर लगेगी और मैं इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। खुशकिस्मती से मेरा मकसद पूरा होने में ज्यादा देर न लगी। मेरे हसास कानों ने उसके अपने बिस्तर पर ढह जाने की आवाज सुनी। मैंने लगभग 10-15 मिनट इंतजार किया और फिर उठकर दुर्गादास की तरफ बढ़ा। वो इतने बेढंगे अंदाज में बिस्तर पर पड़ा था कि उसके पूरी तरह अंटा गफील होने में शक मुश्किल लगा। उसके बावजूद मैंने उसे पहले बुलंद आवाज में पुकारा, कहा, दुर्गा भैया, मैंने एयर कंडीशनर की ठंडक कम कर दी है, तुम्हें अब सर्दी तो नहीं लग रही? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब न दिया। इस पर मैंने उसे झंझोड़ कर जगाने की नाकाम कोशिश की। अब मैं पूरी तरह मुतमईन था। उसकी जेबें टटोलने पर मुझे कुंजियों का गुच्छा मिल गया। मैंने उसे अपनी अंदरूनी जेब में मुंतकिल किया। दुर्गादास की नींद को मजीद पुरसुकून बनाने के लिए उसे सर से पांव तक चादर से ढांप दिया और कमरे से निकल आया। बावर्ची खाने का रुख करने से पहले मैंने एहतियातन तस्दीक कर ली थी कि हवेली के दरवाजे में अंदर से जंजीर पड़ी हुई है। मैं पूरी तरह मुतमईन होकर बावर्ची खाने में जा पहुंचा। मुझे दुर्गादास की टॉर्च तलाश करने में ज्यादा मुश्किल पेश न आई। मैं पहले गोदाम और फिर अकबी अहाते में खुलने वाले दरवाजे का कुफल खोलकर हवेली से बाहर निकल गया। अंधेरे में हल्की सी रोशनी भी बहुत दूर से वाज़े दिखाई देती है।
لہٰذا میں کھلی جگہ پر ٹارچ کے استعمال سے حد الامکان بچنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اپنی آنکھوں کو نیم تاریک ماحول سے مانوس ہونے کا موقع دیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے ارد گرد کا منظر خاصا واضح دکھائی دینے لگا۔ میں اس گوشے کی طرف بڑھنے لگا جہاں اوپر جانے والے زینے کا دروازہ کھلتا تھا۔ مجھے دروازے میں جڑے قفل کی کنجی تلاش کرنے کے لیے بھی ٹارچ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اندر سے کنڈی چڑھا کر ٹارچ روشن کی۔ دوسری منزل پر راہداری میں پہنچ کر عذرا کے اسیر خانے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میرا اضطراب شدید ہونے لگا۔ میں نے گزشتہ روز کھڑکی کی سلاخوں کے عقب میں اس کی سرسری سی جھلک دیکھی تھی۔ وہ بظاہر بے حد خوش شکل لگی تھی، لیکن روبرو دیکھنے میں کیسی ہوگی؟ اس سے اہم بات یہ تھی کہ وہ مجھے یعنی ایک قطعی اجنبی شخص کو اس جہنم مثال قید خانے میں اپنے مد مقابل دیکھ کر خدا جانے کیا رد عمل ظاہر کرے گی۔ میں تیسرے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور ٹارچ گردن اور کانتھے کے درمیان پھنسا کر اندازے سے زنجیر والی کنڈی میں جڑے جدید طرز کے مضبوط قفل میں ایک کنجی ڈال کر گھمانے کی کوشش کی، تاہم کنجی نے گھومنے سے صاف انکار کر دیا۔ البتہ دوسری کنجی نے کام دکھایا اور قفل کھل گیا۔ میں نے زنجیر کھول کر قفل دوبارہ کنڈی میں لٹکا دیا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے موجود بیرونی کمرے میں اس وقت بھی کم روشنی والا قمقمہ روشن تھا، البتہ کھلی کھڑکی سے اندر والے کمرے میں مکمل تاریکی دکھائی دی۔ میں نے حد الامکان بے آواز انداز میں دروازے کے کواڑ بند کر کے کنڈی لگائی اور اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ میں اس دوران میں ٹارچ پہلے ہی گل کر چکا تھا۔ میں نے اندرونی کمرے کے پاس پہنچ کر اندر کی سنگن لینے کی کوشش کی۔ وہاں مکمل سناٹا تھا۔ میں نے قفل کھولنے کے لیے دروازے کی طرف قدم بڑھانا چاہا لیکن پھر رک گیا۔ اچانک دروازہ کھلنے پر اور ایک اجنبی کو اپنے سامنے موجود پا کر وہ مظلوم خاتون عذرا پریشان ہو جائے گی۔ عین ممکن ہے وہ کوئی غیر متوقع کارروائی کر گزرے۔ بہتر یہ ہے کہ میں اسے باہر ہی سے متوجہ کر کے اپنا تعارف کروا دوں اور صورتحال میں تبدیلی کے حوالے سے اعتماد میں لے لوں۔ اس کے بعد کمرے میں جا کر اس سے دوبدو ملاقات مناسب رہے گی۔ یہ سوچ کر میں نے ٹارچ روشن کر لی اور دائیں طرف واقع کھلی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کھڑکی کے سامنے پہنچ کر میں نے ٹارچ کی روشنی سلاخوں سے اندر پھینکی۔ وہ کافی بڑا کمرہ تھا، تاہم مجھے وہاں زیب و زینت کا کچھ خاص اہتمام دکھائی نہ دیا۔ مجھے وہاں دو بڑی بڑی مسہریاں بچھی دکھائی دیں۔ چھت پر گردش کرتے پنکھے کے عین نیچے بچھی مسہری پر کوئی سو رہا تھا۔ شکل اور جسمانی ساخت واضح نظر نہ آنے کے باوجود میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ عذرا ہی ہو سکتی ہے۔ قدر توقف کے بعد میں نے ٹارچ کی روشنی اس مسہری پر مرکوز کرتے ہوئے خاصی بلند آواز لیکن نرم لہجے میں پکارا، عذرا صاحبہ، براہ کرم جاگ جائیے، میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ عذرا شاید کافی کچی نیند سوتی تھی، لہٰذا میرے جملے کا دوسرا حصہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر آنکھوں میں پڑنے والی ٹارچ کی روشنی سے بچنے کے لیے دائیں بازو سے چہرہ ڈھانپتے ہوئے بولی، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور وہ منحوس درگا داس کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں حیرانی، پریشانی اور انتباہ کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ میں نے ٹارچ بند کرتے ہوئے کہا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے محترمہ، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی بری نیت سے یہاں آیا ہوں۔ براہ کرم میری چند باتیں توجہ سے سن لیں، آپ انشاءاللہ پورے معاملے کو سمجھ جائیں گی۔ اس اثنا میں وہ کمرے کے قمقمے روشن کر کے کھڑکی کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس نے سب سے پہلے بیرونی دروازے کی بند کنڈی پر نظر دوڑائی اور پھر اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں میرے چہرے پر جم گئیں، جیسے میرے نقوش سے میری اصل نیت بھانپنا چاہ رہی ہوں۔ اپنے چہرے پر جمے کرختگی کے آثار سے قطع نظر وہ متناسب جسم اور دراز قامتی کے ساتھ حسن کے بیشتر پیمانوں پر پوری اترتی تھی۔ ہمارے کراچی میں ایسی رنگت والے کسی بھی شخص کو قومیت سے قطع نظر بلا تکلف پٹھان کا لقب دے دیا جاتا ہے۔ تبھی عذرا کے کرخت لہجے نے میرے ان نرم و لطیف تاثرات کے پرزے اڑا دیے۔ وہ مجھے بھوکی شیرنی کی طرح گھورتے ہوئے دھاڑ رہی تھی۔ یہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ بول کر اور لکھنوی اردو کی مہارت جتا کر مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں اس شیطان بنگالی نے بھیجا ہے نا؟ وہ خود کہاں ہے اور تم کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ اس نے دروازے کے اندر کی کنڈی تو نکلوا دی ہے، لیکن یاد رکھنا، تم نے کمرے میں قدم رکھنے کی کوشش کی تو میں تمہاری آنکھیں نوچ ڈالوں گی۔ اس کے الفاظ اور لہجے میں بلا کی تندی تھی، لیکن اس لمحے اس کے یہ خونخوار تیور مجھے بہت پریشان کن لگے۔ اتنے عرصے سے وحشیانہ ظلم و ستم کا شکار رہنے کے باوجود اس کی قوت مزاحمت اور غیرت و حمیت برقرار تھی، اور اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ کھوکھلی دھمکی نہیں دے رہی بلکہ اپنی تنبیہ کا اثر نہ لینے پر واقعی یہ کر گزرے گی۔ میں چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا،
फिर उसकी खिंची हुई भवें और पेशानी की सलवटें देखकर मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई। ताहम मैं फौरन ही अपनी बेवक्त की खुशमिजाजी दबाकर नरम लहजे में बोला, मुझे आपका ये जुर्रत से भरपूर अंदाज देखकर खुशी हुई है अजरा साहिबा। आप मुझ पर शक करने में हक बजानिब हैं। उमूमी सूरत हाल में बिलाशुबा प्रदीप सेन का भेजा हुआ कोई शख्स ही इस मकाम पर आ सकता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी यहाँ मौजूदगी के राज से तो शायद दुर्गा दास के अलावा उसका कोई भी कारिंदा वाकिफ नहीं है। मैं अपनी सफाई में मजीद कुछ कहना चाहता था, लेकिन अजरा ने मेरी बात उचक ली। बोली तो गोया तुम ये दावा करके मुझे धोखा देना चाहते हो कि आपको प्रदीप सेन ने नहीं भेजा, लेकिन मैं किसी तरह नहीं मान सकती कि दुर्गा दास नामी उस मरियल कुत्ते में इतनी जुर्रत हो सकती है कि अपने मालिक से चोरी छुपे किसी को इस शैतानी हवेली में ले आए और कुंजियां देकर यहाँ भेज दे। बहरहाल तुम्हें किसी ने भी यहाँ भेजा हो और तुम किसी भी इरादे से यहाँ आए हो, अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप वापस लौट जाओ। मुझे अपनी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इज्जत की मौत की खातिर मैं तुम जैसे किसी बदतैनत बदखसलत इंसान की जान लेते जरा भी नहीं झिझकूंगी। उन मोहतरमा की खतरनाक धमकियों पर मुझे एक बार फिर हंसी आने लगी, लेकिन मैंने बमुश्किल उसे मुस्कुराहट तक महदूद रखा। ये अलग बात है कि मेरे तासुरात देखकर वो यकलख्त मजीद भड़क उठी। बोली, शायद तुम मेरी धमकियों को महज गीदड़ भपकियां समझकर दांत निकाल रहे हो। कमरे में कदम रख कर दिखाओ, फिर देखो मैं कैसे तुम्हारी बाछें चीरती हूँ। मुझे लगा कि अब मैं मुस्कुराया तो ये खातून सलाखों के दरमियान से ही कोई चीज मुझ पर खींच मारेगी, लिहाजा मैंने अपने लहजे में गहरी संजीदगी भरते हुए कहा, अपना शक शुबा और गुस्सा कुछ देर के लिए एक तरफ रख दें मोहतरमा, और मेरी बातें गौर से सुनें। मैं जो कुछ कहूंगा वो आपको यकीनन नाकाबिले यकीन लगेगा, मगर मेरी जबान से निकलने वाली एक एक बात सच होगी और मैं हर बात की तस्दीक करवाने की भी हर मुमकिन कोशिश करूंगा। वो शायद मेरे बदले हुए लहजे से कुछ चौंकी और फिर संजीदा लहजे में बोली, कहो क्या कहना चाहते हो, लेकिन वहीं खड़े रहकर बात करो, अंदर आने का सोचना भी मत। मैंने कहा, ठीक है, तो पहली बात ये सुन और समझ लें कि मैं प्रदीप सेन का दुश्मन और आपका दोस्त हूँ, क्योंकि मैं बखूबी वाकिफ हूँ कि उस गलीज शैतान ने आपके खानदान पर कैसे कैसे जुल्म तोड़े हैं। मेरे अल्फाज हस्बे तवक्को अजरा के हवास पर बिजली बनकर गिरे। वो खासी देर तक साकित व सामत हालत में फटी फटी आंखों से मेरा मुंह देखती रही। बिलाखिर उसने खुद को संभालते हुए कदरे लड़खड़ाती आवाज में कहा, आप सच कह रहे हैं? मैंने ठोस लहजे में कहा, मैंने कहा ना कि मेरी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज सच होगा। अलबत्ता आपका ताज्जुब अपनी जगह पर बिल्कुल बजा है। ऐसी बात पर यकीन करना वाकई आसान नहीं होगा, इसलिए फिलहाल आप बस वो सब सुनती जाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जिस तरह चाहें अपना शक दूर कर सकती हैं। उसने मेरी बात सुनकर धीरे से असबात में सर हिलाया। उसकी आंखों में अब भी बेयकीनी के तासुरात मौजूद थे। मैंने कहा, पहली बात तो ये है कि प्रदीप सेन और उसके गुर्गे मुझे एक कश्मीरी हिंदू की हैसियत से जानते हैं, जबकि हकीकत यह है कि मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ और मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मेरी मादरी जबान उर्दू है और मेरे वालिदैन दिल्ली के कदीम इलाके बाजार हकीमा से ताल्लुक रखते थे, जो बरसों पहले लंदन मुंतकिल हो गए। उसके तासुरात पर एक बार फिर ताज्जुब का गलबा हुआ। मैंने जानबूझकर बात दरमियान में रोककर उसे बोलने का मौका दिया। वो बोली, आपका तर्ज गुफ्तगू बता रहा है कि आप उर्दू दान घराने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं आपके मुसलमान होने का कैसे यकीन कर लूं? मैंने कहा, आप फिलहाल तवज्जो और खुले दिल से मेरी बातें सुनती जाएं। मुझे यकीन है कि आपको बिलाखिर खुद ही एतबार आ जाएगा। मेरी बात सुनकर उसने नीम दिली से हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी पैदाइश लंदन में हुई है और मैंने अपना बचपन और जवानी वहीं गुजारे हैं। मेरे वालिदैन हर मौके पर दिल्ली में गुजरी जिंदगी की हसीन यादें दोहराया करते थे और वहां जाने के इरादे बांधा करते थे, लेकिन फिर मुल्क का बंटवारा हो गया जो मेरे वालिदैन को अनगिनत दुखी दास्तानें दे गया। उनका दिल्ली जाने का इरादा तवील अरसे के लिए मुलतवी हो गया और फिर बीमारी और बुढ़ापे ने उन्हें मोहलत ही न दी और वो दोनों यक के बाद दीगरे चल बसे। उनके गुजरने के कई साल के बाद मेरे दिल में भी इंडिया आने का शौक जागा। उसके बाद मैंने थोड़े रद्दोबदल और काफी इख्तिसार के बाद वही दास्तान अजरा के सामने दोहरा दी जो मैं इससे पहले मुतादिद लोगों के गोश गुजार करता आया था। फिर कर्नाटका और आंध्रा की सरहद पर राजू और उसके साथियों से मुठभेड़ और राजू की जबानी प्रदीप सेन के काले करतूतों से वाकिफ होने का अहवाल बताया और बादशाह प्रदीप सेन को राम करके यहाँ तक पहुँचने के बारे में बताया। मैंने कहा, मैं सिर्फ प्रदीप सेन को ठिकाने लगाने की नीयत से उसके पीछे लगा था, क्योंकि आप दोनों बहनों के बारे में मुझे गलत इत्तला दी गई थी, लेकिन उस हवेली में पहुंचकर मुझे प्रदीप सेन और दुर्गा दास की पुरस्कार हरकतों से शक गुजरा कि वो दोनों कोई राज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों मक्कारी में अपनी मिसाल आप हैं।
لیکن میں نے چوری چھپے نگرانی کی تو پردیپ سین کی غیر حاضری میں درگا داس کا تعاقب کر کے اس کا راز پتہ چلانے میں کامیاب ہو گیا، اور آج اسے شراب کے نشے میں مدہوش چھوڑ کر یہاں پہنچ گیا۔ مجھے لگا کہ اسے رفتہ رفتہ میری باتوں پر اعتبار آ رہا ہے۔